मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए, चाहे कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन के स्तर के लिए हो, संधि सभी परीक्षाओं में लगभग पूछी जाती है। तो संधि में हम लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि का सूत्र और दीर्घ संधि के उदाहरण। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः, और एक सूत्र और है जो संज्ञा सूत्र है। जिस सूत्र से गुण संज्ञा होती है वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है अदेन गुणः। वो सूत्र है अदेन गुणः। अदेन गुणः कैसा सूत्र है? अदेन गुणः ये संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा करता है। और किसकी संज्ञा करता है? ये करता है, इसको अलग करेंगे, अत और एन। अत का मतलब होता है ह्रस्व आ, इसमें दीर्घ आ नहीं आएगा, केवल ह्रस्व आ। तो ह्रस्व आ की गुण संज्ञा होती है, और एक प्रत्याहार है एंग प्रत्याहार, जिनमें हम लोग जानते हैं ये हो गया माहेश्वर सूत्र। इसमें दो वर्ड आते हैं, और वो कौन कौन सा है? वो है ए और ओ, और इधर हो गया आ। ये जो तीन वर्ण है ह्रस्व आ, ए और ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। और वो संज्ञा कौन करता है, कौन सा सूत्र करता है? तो वो है अदेन गुणः। अदेन गुणः क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। किसकी गुण संज्ञा करता है? तो ह्रस्व आ, ए और ओ की गुण संज्ञा करता है। तो दो सूत्र हैं, एक है गुण संज्ञा करने वाला और एक है गुण संधि करने वाला, जो विधि सूत्र है। और विधि सूत्र कौन सा हमारा है? आद गुणा है। जो गुण संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वो आद गुणा है, और गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अदेन गुणा। इसको हम लोग देखते चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अदेन गुणा कैसा सूत्र है? तो अदेन गुणा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। इनमें तीन वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? ह्रस्व आ, ए और ओ। ह्रस्व आ, ए और ओ हम लोग जान गए ये कैसा सूत्र है। ये है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसके नियम, परिभाषा, नियम परिभाषा जो भी कह सकते हैं। तो आज गुणा जो सूत्र है, इस आज गुणा में हम लोग एक वर्ण ऐसा देखते हैं कि जो धन वाला निशान होता है उस धन वाले पहले वही वर्ण होता है। जैसे आ या दीर्घ आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, यहां लिख लिया जाता है इसको। लग रहा है जैसे आ या दीर्घ आ, और इधर ई या ई। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ये पहला नियम हो गया कि जब आ या आ के बाद ई या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। अगला, इधर वही वर्ण रहेंगे, इधर आ ही रहेगा। ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। फिर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। चौथा नियम कहता है
कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद लरी आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, जब आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, जब आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, और जब आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। अब हम लोग बाबूराम सक्सेना जी की लाइन को देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि यदि, और यदि के ऊपर एक संख्या लिखी है और नीचे एक सूत्र लिखा है उसी पेज में आद गुणा, तो आद गुणा हम लोग सूत्र यहां लिख लिए हैं। यदि आया आ के बाद, यही ये चारों में रहेगा वही, आया आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। फिर अगला है, यहां से फिर हम लोग लेंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और फिर क्या है, फिर अगला है कि जब आया आ के बाद री या री आवे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। फिर है जब आया आ के बाद ली आवे तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है, और लिखा इस संधि का नाम गुण है। ये हमारा चौथा नियम। जैसे है आ के बाद ली आवे तो अल हो जाता है। फिर से देख लेते हैं कि जब आ के बाद ई आवे तो ए, आ के बाद उ आवे तो ओ, आ के बाद री आवे तो अर, और आ के बाद री आवे तो अल हो जाता है। ये कौन सी संधि है? ये गुण संधि है। और गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। और संज्ञा सूत्र क्या है? आदेन गुणा। ह्रस्व आ, ए और ओ होता है। लाइट चली गई, थोड़ा अंधेरा, लेकिन हम लोग बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, उदाहरण जैसे लिखा है उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, इसको हम लोग लिखेंगे उपधन इंद्र। उपधन इंद्र ये विच्छेद है। जब इसको हम लोग संधि करेंगे, ह्रस्व आ और इंद्र, उप के पा में ह्रस्व आ है और इंद्रा में ई है। और हमारा नियम भी कहता है कि जब आ के बाद ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए कर दीजिए। तो हम लोग ए कर दिए और ये रूप बन गया उपेंद्र। उपेंद्र में कौन सी संधि है? तो उपेंद्र में गुण संधि। उसी तरह आगे इसमें क्या है कि इसमें दोनों तरफ जहां पर पा का ह्रस्व आ और इंद्रा का ई क्या है कि दोनों ह्रस्व है, दोनों ह्रस्व स्वर हैं तो भी ए होगा। तो हम लोग देख चुके हैं उपधन इंद्रा उपेंद्रा और गणधन ईसा बराबर गणेशा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रमाधन ईसा रमेशा, रमाधन ईसा रमेशा। इधर क्या है? इधर हम लोग देख रहे हैं कि रमामय के मां में दीर्घ आ है और आगे ईसा में दीर्घ ई है। तो दोनों तरफ हम लोग देख रहे हैं दीर्घ स्वर है। क्या कर देंगे? ए बना देंगे और रूप बन जाएगा रमेशा। चाहे दोनों तरफ ह्रस्व स्वर रहे, चाहे दोनों तरफ दीर्घ स्वर रहे, और चाहे एक तरफ दीर्घ और एक तरफ ह्रस्व रहे, तो भी होना ए ही है। आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है गुण संधि में। फिर उसके बाद अगला है गंगाधन ईश्वरा, गंगाधन ईश्वरा। गंगा के इस गा में दीर्घ आ है। हम लोग लिखेंगे गंग धन आ धन ईश्वरा। गंगा धन ईश्वरा, दीर्घ आ और आगे दीर्घ ई
और नियम भी यही कहता है कि जब आ के बाद ई आवे तो वहां ए हो जाता है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ए कर दिए और रूप बन गया हमारा गंगेश्वरा। इसी तरह और उदाहरण है, जैसे वृक्ष धन ऊपरी, आ के बाद जब ऊ आए तो ओ हो जाता है। जब आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे वृक्ष धन ऊपरी, वृक्ष हलंत हरस आ धन ऊपरी, आ और ऊ मिलकर हो जाता है ओ। गुण संधि में यही नियम है कि आ के बाद जब ओ आए तो ओ हो जाता है। फिर हम लोग क्या बना दिए? इसको बना दिए वृक्षोपरि। फिर उसके बाद गगन धन ऊर्ध्वम। अच्छा, वृक्ष धन ऊपर में वृक्ष के छा में हरस आ है और ऊपर में हरस ऊ है, तो दोनों के स्थान पर ओ हो गया। यहां पर देखते हैं कि हरस आ है और दीर्घ ऊ है, तो भी क्या होगा? तो भी होगा गगनोर्ध्वम। गगनोर्ध्वम हो गया। फिर उसके बाद गंगा धन उदकम। गंगा, उदक माने होता है जल, गंगा धन उदकम। हलंत, फिर दीर्घ आ, फिर उदकम। गंगाधर उदकम, आ और ऊ मिलाकर हो जाएगा ओ, और ऊ बन जाएगा हमारा गंगोदकम। गंगोदकम में कौन सी संधि है? तो गंगोदकम में गुण संधि है और सूत्र कौन सा है? सूत्र है आदि गुणा। फिर उसके बाद माया धन ऊर्जस्वी। माया के या में दीर्घ आ है, माया के या में दीर्घ आ है और ऊर्जस्व में ऊ है, तो आ के बाद जब ऊ आए तो नियम कहता है कि ओ हो जाता है और ऊ बन जाएगा मायोर्जस्वी। फिर आ के बाद जब री आए तो अर हो जाता है। आ के बाद जब री आए तो हो जाता है अर। आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे कृष्ण धन रिद्धि, इसको देख लेते हैं। कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण के अड़ा में हर्षो आ है और इधर री है, और नियम कहता है कि जब आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। इसको हम लोग बना देंगे अर, और रूप हमारा बन जाएगा कृष्ण अड़ाढ़ी। फिर कृष्णार्ध के बाद अगला है ग्रीष्म धन ऋतु। ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म के माँ में अलंत लगाएंगे, आगे ऋतु करेंगे। आ और री मिलकर क्या हो जाता है? आ और री मिलकर हो जाता है अर्ध। तो जब ये अर्ध हो गया तो रूप बन गया ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म धन ऋतु बराबर ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। आ के बाद री आए तो अर्ध हो गया। फिर महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, यहां पर हलंत लगाएंगे, दीर्घ आ होगा, फिर ऋषि हो गया। आ और री मिलकर क्या हो जाता है? आ और री मिलकर हो जाता है अर्ध, और रूप बन जाएगा महर्षि। फिर उसी तरह महाधन रिद्धि, महारधि, उसी तरह सप्तधर ऋषि, सप्तर्षि, देवधर ऋषि, देवर्षि। ये हो गए हमारे गुण संधि के कुछ उदाहरण। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब आ के बाद री आए, आ के बाद जब री आए तो अल हो जाता है। जैसे तव धन
लृकार, तव धन लृकार। नियम कहता है कि जब आ के बाद लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। वा होगा, वा में हम लोग लगाएंगे हलंत और आगे है लृकार। और नियम कहता है कि जब आ के बाद लृ आ जाए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। ये हो गया हमारा ता। और वा में हरस आ जुड़ेगा तो वह हो जाएगा पूरा आधा ला और कार, रूप बन गया तवल्लकार। तवल्लकार इसी तरह है मम धन लृकार, मम धन लृकार भी बनेगा। मां लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, हरस आ है और लृ है, आ और लृ मिलकर हो जाएगा अल और रूप बन जाएगा ममलकार। तवल्लकार ममलकार में कौन सी संधि है? गुण संधि है। और सूत्र इसका क्या है? सूत्र है आद गुणा। फिर आगे लिखा है ये, हाँ लिखा है कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर यह नियम नहीं लगता, वे नीचे दिखाए जाते हैं। एक वार्तिक हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम, अच्छा दुहिन्याम मुप संख्यानम। ये वार्तिक है अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम। इसको अगर अलग हम लोग करेंगे तो अलग करने के बाद ये हो जाएगा अच्छात और फिर उहिन्याम, अच्छात उहिन्याम। इसमें समझ लीजिए क्या है, अभी तक हम लोग गुण संधि में क्या किए थे कि जब आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। जैसे महाधन उदय, गगनधन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम रूप बना। लेकिन जब अच्छ शब्द के बाद, अर्थात जब अच्छ शब्द के बाद क्या आवे? उहिन्या मतलब उहिनी आवे। जब अच्छ के बाद उहिनी आवे तो वहां पर गुण ना होकर वृद्धि संधि हो जाएगी। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि आ के बाद उ है तो ओ हो जाता है, और के भी है, गगनधन ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम बनाए हैं, महाधन उदय महोदय बनाए हैं। लेकिन ये वार्तिक कहता है कि जब अच्छ के आ के बाद या अच्छ शब्द के बाद जब उहिनी आ जाए तो आ और उ मिलकर ओ नहीं होता है बल्कि अव हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती। गुण का अपवाद है। नियम तो यही कहता था कि आ के बाद अगर उ आए तो वहां ओ हो जाता है गुण संधि में। लेकिन जब अच्छ शब्द के बाद उहिनी आता है तो आ और उ मिलकर ओ नहीं होगा, वहां पर अव हो जाएगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगी। तो हमारा रूप बन जाएगा अच्छौहिणी। ये लिखा है। अब इसकी लाइन हम लोग देख लेते हैं कि अच्छ धन उहिनी और बराबर रूप बना अच्छौहिणी। ये गुण का अपवाद है। फिर है यहां पर ना के स्थान में अड़ा कैसे होगा यह आगे बताया जाएगा। ये हम लोग देखेंगे आगे। जैसे राम धन आयन बराबर रामायण बनाते हैं तो ना के स्थान पर वहां अड़ा कर देंगे। फिर है यहां गुण स्वर ना होकर वृद्धि स्वर औ हुआ है। ध्यान रहे कि जो अच्छौहिणी शब्द बना है वो गुण का अपवाद है। होना था अच्छोहिणी, लेकिन अच्छोहिणी शब्द नहीं बनता है तो अच्छोहिणी के स्थान पर अच्छौहिणी शब्द बना है।
अच्छ धन ऊहिनी बराबर अच्छाउंगड़ी, और अच्छाउंगड़ी में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है, और उसका वार्तिक क्या है, तो वार्तिक है अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम, अच्छादुहिन्याम उपसंख्यानम। फिर उसके बाद देखते हैं फिर है कि जब स्वा शब्द के बाद ईर और ईरिन आते हैं तो स्वा के आकार और ईर व ईरिन के इकार के स्थान में आय हो जाता है। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, जैसे रमाधन ईसा बराबर रमेशा, गणधन ईसा बराबर गणेशा। आ के बाद जैसे लिख लेते हैं ये रमा धन ईसा और बराबर रूप बनाए थे रमेशा। ये किसका उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है कि जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। लेकिन ये एक वार्तिक है स्वादि रेरियो, स्वादि रेरियो। इसको जब अलग करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे स्वा धन ईर या फिर ईरिन कर देंगे ऐसे। स्वा के बाद, हाँ ये वार्तिक है स्वादि रेरिणो, स्वादि रेरिणो, ये वार्तिक भी गुण संधि का अपवाद वार्तिक है। हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं कि जब आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, जैसे रमेश दिनेश सुरेश महेश इत्यादि उदाहरण बने हैं। लेकिन ये स्वादिरेणो वार्तिक क्या कहता है कि जब स्वा के बाद ईर और ईरिन शब्द आवे तो स्वा का आ और ईर या ईरिन का ई मिलकर ए नहीं बल्कि आय हो जाता है। यहां पर भी वृद्धि ही करना है। इनकी लाइन कहते हैं कि जब स्वा शब्द के बाद, जब स्वा शब्द के बाद, जब स्वा शब्द के बाद क्या हुए, ईर और ईरिन आते हैं तो स्वा के आकार, तो स्वा के आकार, ये जो स्वा का हर्ष आ है, स्वा का आकार और ईर व ईरिन के ईकार, ये ईर व ईरिन के ईकार के स्थान में आय हो जाता है। जबकि नियम कहता है गुण संधि का कि जब आ के बाद ई आवे तो आय हो जाता है, जब आ के बाद ई आवे तो आय हो जाता है। होना था ए और रूप बनता हमारा यहां पर ये स्वैर, रूप हमारा बनता स्वैर, लेकिन स्वैर ना बन करके जब यहां आय हो जाएगा तो रूप बनेगा स्वैर। नियम कहता है कि जब आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है। लेकिन स्वादिरेणो वार्तिक क्या कहता है कि जब स्वा के आ के बाद ई का ई हो तो आ और ई मिलकर गुण ना होकर वहां वृद्धि करना है और रूप हमारा क्या बनेगा, रूप बनेगा स्वैरा या फिर स्वैरिणी, स्वैरम, स्वाधन ईरम बराबर स्वैरम, स्वाधन ईरम, स्वाधन ईरम। गुण वाला में यहां लगना चाहिए था कि स्वा के वा में हरस आ भी तो है, स्वा के वा में हरस आ है और आगे ई है, जैसे गज धन इंद्र गजेंद्र बना था गुण संधि में। लेकिन यहां पर क्या होगा, आ और ई मिलकर बनेगा आय। जब आय बनेगा तो रूप हमारा हो जाएगा स्वैरम, स्वैर, स्वैरम। फिर उसी तरह से स्वैरी, स्वैरिणा, ये वार्तिक है, पूछते भी हैं। तो हम लोग ये समझ लिए हैं कि हर जगह हम लोग करते हैं गुण संधि,
गुण संधि किए थे इसके पहले कि जब आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है, या आ के बाद ऊ आवे तो ओ हो जाता है। लेकिन अच्छा दुहिन्याम एक ऐसा वार्तिक है, वो उसने कहा कि जब अच्छ के बाद ऊहिनी शब्द आवे तो ओ ना होकर अ हो जाता है और हमारा रूप बना था अच्छौहिणी। उसी तरह स्वादि रेरिड़ो वार्तिक भी कहता है कि जब स्व के आ के बाद ईर या ईरिन आवे तो वहां पर ए ना होकर अय हो जाता है और रूप हमारा बना स्वैरा, स्वैरिन या फिर स्वैरिणी। कौन सी संधि है ये? गुण संधि का अपवाद वृद्धि संधि। स्वादि रेरिड़ो ये वार्तिक है। स्वादि रेरिड़ो क्या कहता है कि जब स्व के बाद ईर या ईरिन आवे तो आ और ई मिलकर ए ना होकर वहां पर आय हो जाता है। अब फिर इसके बाद देखते हैं, फिर अगला है चौथा ये वाला प्रादु हो ढो ढे से वार्तिक थोड़ा सही हम लोग कर लेंगे। ये है प्रादु हो ढो ढे सैश। फिर अगला वार्तिक है प्रादु हो ढो ढे सैश। प्रादु हो ढो ढे सैश ये भी वार्तिक है, ये भी अपवाद करता है। इसमें लिखा है ये 4 नंबर पर, और ये जो 4 लिखा है नीचे चौथे नंबर पर वार्तिक लिखा है कि जब प्रा के बाद ऐसे लिख देते हैं प्राधन ऊढ़ा। जब प्रा के बाद ऊह ऊढ़ी एस ऐस आते हैं तो दोनों के स्थान पर संधि अक्षर गुण स्वर ना होकर वृद्धि स्वर होता है। अभी तक हम लोग यही पढ़े थे कि जब आ के बाद ऊ आवे तो आ ओ हो जाता है। महाधन उदय बराबर महोदय। महोदय हम लोग देखे थे कि गुण संधि थी कि जब आ के बाद ऊ आवे तो ओ हो जाता है। लेकिन ये प्रादु हो ढो ढे से वार्तिक क्या कहता है कि जब प्रा के बाद, प्राक मतलब प्रा के बाद ऊढ़ एस ऐस, जब प्रा के बाद ऊह शब्द आवे, जब प्रा के बाद ऊह आवे तो लिखा है गुण ना होकर वृद्धि हो जाता है। जैसे प्राधन ऊहा, जैसे प्राधन ऊह, पहला उदाहरण देख देते हैं कि जब प्रा के बाद ऊह आवे तो ओ ना होकर क्या होगा? आओ होगा। तो ये हो जाएगा आ और इधर हो जाएगा ऊह। तो आ और ऊ मिलकर गुण करते थे हम लोग अभी तक, लेकिन अब गुण नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे वृद्धि और ये रूप बनेगा प्रवाह। फिर उसी तरह से आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और रूप बन जाएगा प्रवढ़ा। फिर उसके बाद प्राधन ऊढ़ी बराबर रूप बनेगा प्रौढ़ी। फिर प्राधन एस, आगे चलते हैं थोड़ा, ये प्राधन ऊहा बराबर प्रौहा, प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़ और प्राधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़। गुण संधि का अपवाद हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा कि जब आ के बाद ऊ आए तो ओ नहीं होगा, औ होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा। वो कुछ शब्द हैं, जैसे कौन सा शब्द आ जाए? ऊढ़ी शब्द आ जाए, ऊढ़ शब्द आ जाए, ऊह शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा? ओ ना होकर आ होगा, प्रौढ़, प्रौहा, प्रौढ़ी। फिर प्राधन एस प्रयस और प्राधन ऐस बराबर प्रयस।
ये हम लोग जानते हैं। अभी एक बार आगे पढ़ेंगे, देखो लिखा है इनमें प्रथम 3 उदाहरण ये वाले प्रौढ़ा, प्रौढ़ा, प्रौढ़, ये आज गुणा सूत्र का अपवाद है। ये जो प्रौढ़ा, प्रौढ़ा और प्रौढ़, ये 3 शब्द बन रहे हैं, ये गुण का अपवाद है। और आगे लिखा है तथा अंतिम दोनों एंगी पररूपम के अपवाद हैं। एंगी पररूपम क्या कहता है? वो कहता है कि जब अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद क्या हुए, कोई ऐसी धातु हो जिसके आदि में ए हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रूप संधि हो जाती है। आगे हम लोग एंगी पररूपम सूत्र में पढ़ेंगे। हाँ, ये कहता है प्राधन, ये है प्राधन एस, प्राधन एस। ये पर रूप का उदाहरण था कि जब हर्ष हो, आ हो उपसर्ग वाला और उसके बाद ए हो तो क्या हो जाता है, पर वाला रूप हो जाता है। लेकिन पर रूप ना होकर क्या होगा, यहाँ पर भी वृद्धि होगा। तो प्रा के रा में हर्ष आ है, हाँ ध्यान रहे ये पा आधा है और रा पूरा था प्रा में, यहाँ पर आ और एस रूप बन गया ऐ और ये बन गया प्रैसा। ये प्रैसा जो रूप बनता है ये पर रूप का अपवाद है। और प्रैसा में संधि कौन सी हुई है, तो वृद्धि संधि हुई है और वही वार्तिक है प्रादु हो ढोढ़ है सैस। फिर आगे प्राधन एस, प्राधन एस प्रा है। और हम लोग जानते हैं कि ये नियम कहता है कि जब अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद कोई धातु आए तो वहां पर क्या हो जाता है, पर रूप हो जाता है। जब अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ हो तो वहां पर पर रूप होगा, लेकिन पर रूप यहां नहीं होगा। पर रूप के स्थान पर यहां वृद्धि संधि करेंगे और ये रूप हमारा बन जाएगा प्रयस। वही इनमें से प्रथम 3 उदाहरण ये आद गुणा के हैं और जो बाद वाले दोनों उदाहरण हैं प्रेसा, प्रैसा और प्रैस, ये किसके अपवाद हैं, ये पर रूप संधि के अपवाद हैं। तो आज हम लोग देख चुके हैं गुण संधि का सूत्र क्या है। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा और संज्ञा सूत्र क्या है, आदेन गुणा। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम। फिर उसके बाद हम लोग देखे हैं कुछ यही सब जो वृद्धि के उदाहरण है और वहां अपवाद किसका है, तो अपवाद वहां है गुण संधि का। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।